चलिए, तो प्रेफरेंसेस संबंधी जो भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें तो जनरल जो मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद जो आपको पॉइंट लगे इस ये हमारा पॉइंट है उससे बात कर ली जाएगी। मेरिट क्या जाएगी इस पे, वैसे एनालिसिस जो अवेलेबल है वो यही माना जा रहा है कि 270 के ऊपर 75-80 के आसपास की आइडिया है, ठीक। बट अब उसके नीचे जो नंबर जिनके भी हैं वो क्या करें, तो प्रेफरेंसेस तो सभी भरेंगे, ठीक। तो उसमें नीचे वालों के लिए अब उस बात में हम यहाँ पहले ये हो कि अब दुखी हो जाए सुन के कि ये मेरिट जाने को उम्मीद, जो एनालिसिस है जो डेटा है वो एकदम क्लियर है, आपको भी पता है कि क्या मेरिट जाने की उम्मीद है। कौन सेफ है ये फालतू का क्वेश्चन है, एक मिनिमम बता दिए कि इसके आसपास की उम्मीद है, ठीक। और फाइनल जो वैकेंसीज है वो भी आयोग ने डिक्लेयर कर ही दी है कल, है ना, स्टेट वाइज जोन वाइज सभी हर तरीके की डिटेल कर दी है। तो उस पर यहाँ बात करने को मतलब नहीं, आपको किसी स्टेट की देखनी तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दी, आपने देख भी ली होगी। एक जनरल प्रेफरेंसेस आपको सजेस्ट की गई थी और उन जनरल प्रेफरेंसेस में आपसे बताया गया था कि ये वो प्रेफरेंसेस है जो किसी बच्चे को भरने चाहिए जिसको कोई इशू नहीं है, मतलब ना हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है, और एक पोस्ट है बीएसएफ वाली जिसमें ओनली फॉर मेल्स लिखा है, तो वो केवल मेल के लिए, बाकी सब फीमेल के लिए, तो जनरली वैसे वो भर सकता है। अब आते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट बहुत कम है, किसी की भी, है ना, यहाँ बैठे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे, अगर किसी को भी लगता है कि उसकी हाइट बहुत कम है तो पहले हाइट मेजरमेंट करा ले भाई, 10 मिनट लगेंगे। उसको लगता है कि कोई और इशू ऐसा है जनरल, मतलब पहली बात यह आता है कि मेडिकल फिटनेस क्या है, तो एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स और दूसरा होता है फिजिकल फिटनेस। तो फिटनेस में आप जो विजिबल है वो फिटनेस है, स्टैंडर्ड्स में मतलब वो सब कुछ जो चेक किया जाए ना, वो आयोग ने अपनी नोटिस में लिखा पेज नंबर 73 पे, हर पद का अलग अलग, ठीक। उसको देखेंगे तो एक्साइज का अलग लिखा हुआ है, सीबीएन का जो सीबीआई का अलग लिखा हुआ, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। और जनरली जो लोग यहाँ बैठे इनमें मुझे नहीं लगता कि किसी की हाइट इतनी कम होगी जो एक्साइज के मानक को पूरा ना करे। फिर भी अगर आपको डाउटफुल लगता है तो एटलीस्ट कहीं जाना नहीं, घर में ही नापना है, घर में नापना कि वो 157 सेंटीमीटर या जो भी जिसके लिए मांगेगी वो हमारी है कि नहीं। आईसाइड इशू वगैरह जिनमें मेजर है ना, उनके लिए ध्यान रखना है। एक्साइज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मली जो लिखते हैं वो रिटर्न को विद स्पेक्ट विदाउट स्पेक्स, तो फिर बात खत्म ही हो गई। जब विद स्पेक्स हमें चेक करना है, इट मीन्स अगर हम चश्मा लगा के भी हमारी विजिबिलिटी है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल, लेकिन ये सब नोटिस में लिखा हुआ। अब इसमें हर पद के लिए मैं यहाँ एक एक करके अनाउंस करूँ, उससे बात करूँ तो सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगा, तो उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह फिजिकल पैरामीटर्स में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, या हमें ये वाला पोस्ट नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हमें नारकोटिक सब इंस्पेक्टर नहीं बनना, वो केस डिफरेंट है, ठीक। तो उस केस में आप उसको हटा रहे होंगे कि भाई हमें यूनिफॉर्म जॉब ये नहीं करनी है, हमें लिए नहीं कि हमें घर से रहेगा, कोई भी घर जॉब का अपना अपना प्रोफाइल है। भाई एक्साइज इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल क्लियर है, लेकिन हम नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है तो प्रोफाइल क्लियर, पुलिस जैसी नौकरी होगी वो, ठीक। तो अगर आपको किसी को भी लगता है कि नहीं ये हमें बहुत पसंद है तो ऊपर ले आओ, नहीं पसंद तो नीचे ले जाओ। तो ये कुछ कुछ चीजें पर्सनली होंगी। अब जो प्रेफरेंस डाली गई हैं उनका क्या पैरामीटर, उनका पैरामीटर है कि कोई भी पद जितना बेहतर बेहतर पोस्टिंग, जैसे मान लो आपने एएसओ ले लिया, अब एएसओ की पोस्टिंग अच्छी मिल जाती है किसी विभाग में, तो उस केस में उसको ऊपर रखा ही गया है। अब किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यूपी चाहिए तो इट मीन्स उसको टॉप 100 में आना पड़ेगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने बच्चे आते हैं, आप में से भी कोई बहुत लोग जो जो जहां जिस नंबर पे खड़े होंगे वो आएंगे, पर हो सकता है क्लास में ऐसे कुछ लोग ना उपस्थित हों जिनके मार्क्स की अपडेशन जो मेरे पास है वो आएंगे, तो कहने का मतलब वो एक डिफरेंट बात हो गई। तो उस केस के लिए हम ये डिसाइड करें कि मैं टॉप 100 में आऊँगा इनकम टैक्स, अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में बनना है, टॉप 100 में आएंगे तो यूपी मिलेंगे क्योंकि पद बहुत कम है, ठीक। जगह जगह कम जो मिलेंगे, दिल्ली और यूपी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मारामारी रहती है, जैसा कि आप अक्सर आप देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में आप अपना थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। अब जनरल एस्पेक्ट मेरा क्या रहता है, मेरा ही रहता है कि जब आप पहली बार जॉब पा रहे हो तब आपको ये थोड़ा कम सोचना चाहिए कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्योंकि मान लेते हैं हमारे एक मार्क्स हैं 310 नंबर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम यूपी रहना चाहते हैं तो हमें टैक्स असिस्टेंट मिलने की उम्मीद है, वो भी श्योर नहीं है, श्योर कुछ नहीं होता, पोस्टिंग की श्योरिटी पहले कैसे डिसाइड होगी वो तो बाद में पता चलेगी। भाई लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया 221 का, उसमें मैक्सिमम टॉपर ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लिया, तो उस केस में सारी गणित जो पहले वाली थी तो खत्म हो गई, क्योंकि प्रेफरेंसेस कोई पब्लिक नहीं करता। मार्क्स के जरूर एनालिसिस यूट्यूब पे आजकल आने लगे, मैं भी उनकी मदद से कुछ कुछ चीज़ें देखता हूँ कि यहाँ क्या क्या रिपोर्टिंग रही है ना, कुछ डेटा बच्चों से मिलता है कि यहाँ क्या क्या रहा, तो इस तरह से इकट्ठा करके एनालिसिस इकट्ठा होता, तो इनकी एनालिसिस तो अवेलेबल है,
लेकिन जो प्रेफरेंसेस आदमी भरेगा उसकी एनालिसिस आपके पास नहीं होगी, वो रिजल्ट से पहले कहीं होगी ही नहीं। जो भी एनालिसिस बनाई जाती है वो प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पाने वालों की सारी एनालिसिस इस बार फेल हो गई। 21 से बहुत सारे लोगों ने जो टॉपर्स थे उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लिया। नॉर्मली पहले सीएसएस के लिए लोग भागते थे, तो हर साल आने वाली ये व्यवस्था टॉपर्स में बदलती रहती है। टॉप में पदों की चीजें होती रहती, कभी कोई सीएसएस का एक बोलबाला आ जाता है, सब कहते हैं हमको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, कुछ हो ना हो हम दिल्ली पोस्टिंग है, मैं सिविल की प्रिपरेशन करूंगा, तो उस स्थिति में सीएसएस की मेरिट बहुत ऊपर जाने लगती। ठीक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जैसे पहले जो भी फेरबदल डिपार्टमेंटल किए गए उनको यहाँ डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं, तो वो जानकारी जब हुई बच्चों को तो उनको लगा कि नहीं नहीं अभी तो बहुत लुक्रेटिव जॉब हो गई है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हम ऊपर रखते हैं, मेरे नंबर भले मैं पिछली अकॉर्डिंग में सीएसएस पा सकता हूँ, मैं कोई और पद पा सकता हूँ, मैं एग्जामिनर बन सकता हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर बन, इनकम टैक्स ऊपर रखें। तो ये हर बार थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल प्रेफरेंसेस बना दी गई, उनको आपको फिल करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में किसी का कलर ब्लाइंडनेस सीवी है या हाइट्स बहुत कम है या कोई भी ऐसा इशू जो आपको लगता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि 6-7 पद हैं, उनको मैंने स्पेशली ऊपर टैग किया है पीडीएफ में कि इन पदों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मुख्य जरूरी है ना, जिसमें कुछ के लिए बहुत रेयर है, कुछ के लिए बहुत क्लियर है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हाइट है, वेट है, हाइट वगैरह आपकी प्रॉपर क्लियर है, तो बहुत ज्यादा फिर बहुत ज्यादा आगे वो नहीं जाते। ठीक, तो लगभग पदों में ऐसा कुछ है नहीं, एकदम क्लियर लिखा हो 6-7 पदों को छोड़ करके। ठीक, तो इस तरह से प्रेफरेंसेस आपको बनाई गई हैं। अब आपको कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। पॉइंट्स इसी बात है, ज्यादा समय बिल्कुल मत बर्बाद करिए, पॉइंट टू पॉइंट आपने कुछ सोचा हो, मैंने जनरल बात बोल दी तो उससे बोल दीजिए, पूछ लीजिए। प्रेफरेंसेस कैसे भरी जाती हैं, कैसे होता है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे, अगर उसने उस पद को चुन लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जिसके नंबर ज्यादा हो उसने कोई और पद चुन लिया और आप नहीं पहले सोचे तो आपको मिल जाएगा। तो ये बाद में डिसाइड होता है, मतलब जब वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है, उसको मैनुअली भी चेक किया जाता है, तो वो जब सॉफ्टवेयर वर्क करता है तो वो ये देखता है कि किस किस पद के लिए पहली वरीयता है। फॉर एग्जाम्पल एक ए पद है, ए नंबर का पद है, 550 नंबर वाले को सबसे पहले दिया जाएगा कि तुमको ए चाहिए, वो कहेगा तुम्हारी प्रेफरेंसेस क्या, जिसके सबसे नंबर ज्यादा है उससे पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सबसे पहले उसको अलॉट कर दो। अब उसको जो चाहिए, मान ली 1 2 3 4 5 पद ऐसे रख लेते हैं, मान लो अल्फाबेटिकली, अल्फा बीटा गामा 5 पद। तो आया कि अल्फा में 3 पद थे, तो पहले वाले ने अल्फा ले लिया, दूसरे ने अल्फा ले लिया, और तीसरे वाले ने अल्फा नहीं मांगा, उसने मान लिया गामा ले लिया, तो चौथे नंबर वाले को अल्फा मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर उसने ले लिया तो फिर चौथे नहीं मिलेगा। तो इसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि हमेशा जब रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम मेरिट आती है, कभी मेरिट नहीं आती, पोस्ट वाइज मेरिट आती ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर एग्जांपल 600 नंबर से लेकर 550 तक है, मैक्सिमम 600 और मिनिमम 550। तो ये क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि सबसे जो टॉपर जो बच्चा था उसने 600 नंबर वाला इनकम टैक्स लिया और सबसे मिनिमम इसको दे दी गई। तो 560 वाला कहाँ गया, उस इनकम टैक्स नहीं लिया, उसने कुछ और अगला पद ले लिया, तो फिर उस चक्कर में क्या हुआ, 559 वाले को इनकम टैक्स मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह चलते हैं, पॉइंट्स में डेसिमल्स में चलते हैं। एसएससी में ऐसे केसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन किसी सेम नंबर आने पर ज्यादा उम्र वाले को देना, ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को लिया जाना, उसके डेट को लिया जाना, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं शॉर्ट लिस्टिंग के, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस बात की थोड़ी कम हो पाती है, सेम नंबर आए। अब सेम नंबर का सबसे सरल तरीका होता है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको दे दिया जाता है सेम मार्क्स पे। ठीक, अब अगर उम्र भी बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है। मतलब सोचो ना, सेम नंबर और उम्र सेम, ये प्रोबेबिलिटी दोनों एक साथ मिलनी ना करो तो लगभग लगभग मैटर यही सॉर्ट आउट हो जाता है सेम नंबर वालों का। फिर और नीचे जाते हैं तो फिर उस केस में उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ में फिर मंथ का केस आता है। अब अगर डेट ऑफ बर्थ सेम हो गई तो फिर कुछ और पैरामीटर है, आयोग ने नोटिस में अलग अलग लिख रखे हैं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सा एरिया है। अब रूरल है तो रूरल वाला दे दो, अर्बन वाला तो बाद में कुछ ना कुछ पा ही लेगा, लेकिन इस तरह के पैरामीटर्स तक पहुंचना ही नहीं पड़ता, डेट ऑफ बर्थ वाले में ही सब सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से सेम नंबर आने पर भी लोग बाहर हो जाते। नहीं देखा हो कभी कभी कि मार्क्स तो सेम थे लेकिन एक को मिला एक को नहीं मिला, तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक, तो ये है। अब आप प्रेफरेंसेस फॉर्म भरा होगा, क्योंकि अब भरेंगे आप तो जिस तरह भी खुल रहा हो प्रॉपरली उसको भर करके, मैंने कोड नाम पोस्ट सब प्रॉपर भरा, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी कि एक बार आयोग की नोटिस से देख जरूर लें कि हाँ ये नंबर, चाहे तो 2-3 पेज का प्रिंट आउट होगा, उसको निकाल लें, उसमें नंबर डाल लें और उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करें।
अब प्रश्नों पे बात आती है, ये हमने गाइड कर दी, ये हमने इस तरह बना दी, आप लगातार बढ़ते चले जाओ सीधे सीधे। आपको लगता है कि आप किसी पद के लिए एलिजिबल नहीं है, समझ रहे, मान लो कलर ब्लाइंडनेस मांगा गया या जो भी, मतलब नॉर्मली यहाँ ऐसा किसी का है नहीं, लेकिन मान लो कोई भी, मान लो कोई बच्चा पीएच कैटेगरी का है तो वो उन पदों को नहीं भर सकता ना, उनको तो उससे नीचे जाना पड़ेगा, तो उनको हटा दो या नीचे डाल दो, बात एक ही है। हटाना और नीचे डालना एक ही बात है भाई। सबसे नीचे में जाके मिल भी जाएगा तो वैसे भी कोई सेंस नहीं होगा, जब सबसे नीचे चला जाएगा तो टैक्स जो सबसे निचला पद होगा उसमें ऐसी कोई क्राइटेरिया है नहीं, टैक्स असिस्टेंट वगैरह की मेरिट सबसे कम जाती है, तो उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो उसके बाद वो वैसे भी जनरली आपको मिलेंगे ही नहीं। इस पैटर्न से प्रेफरेंसेस भरी जाए, तो उस तरह से हमने चीजें बना दी। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, एक एक करके हम आंसर कर देंगे। पूछ लीजिए, मन में आया होगा सवाल। हाँ हाँ ठीक है, तो वो बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आयोग ने लिखा गया, बैठ जाइए, बस हो गया, प्रश्न पूरा हो गया आपका। आपका प्रश्न है कि कुछ पद ऐसे थे जिनमें सीपीटी की डिमांड थी, है ना, उन पदों को कंप्यूटर में नंबर हमारे, मान लो फॉर एग्जांपल 15 को नंबर क्वालिफाइंग है और हम मानते हैं कि मेरे 15 आ जाएंगे, ठीक है, और तो ये सीपीटी भरे कि ना भरे, सीपीटी वाले जितने भी पद हैं वो अच्छे पद है, ठीक, वो प्रेफरेंसेस में जहां उनको होना चाहिए जनरली वही होना चाहिए। अब क्या बात आती है, आयोग ने लिखा है कि जिन पदों में पहले कंप्यूटर प्रेफरेंसी को स्पेशली माना जाता था, उन पदों में कंप्यूटर के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करते समय उनका हायर स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा इन कंपैरिजन टू द अदर पोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि मान लो जनरल पोस्ट के लिए उसने डिसाइड किया कि मैं 15 नंबर डिसाइड क्वालिफाइंग कर रहा हूं, तो उसने कह दिया कि देखो ऐसा है कि सीपीटी वाले जो पद हैं वो तभी मिलेंगे जब आपके 17 नंबर आएंगे। क्लियर, मार्क्स अभी डिक्लेयर हुए नहीं है, आपने जोड़े होने हो, नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो अभी आया नहीं, मार्क्स अभी डिक्लेयर नहीं तो हुए, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे 4 शिफ्ट पेपर हुआ, इन सब का किसी को अभी कुछ पता नहीं है, ठीक। इसलिए ये कह देना कि पहला प्रश्न तो ये कह देना कि आप 17 नंबर तक पहुंचेगे नहीं, ये भी गलत है। ये भी हो सकता है कि कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ और आप 17 नंबर तक ही पहुंच गए, ठीक, पहला तो इस बात की पॉसिबिलिटी है। दूसरी, अगर इस कैटेगरी तक आप पहुंच गए और आपने प्रेफरेंसेस में ही सीपीटी नहीं भरा तो दिक्कत आ जाएगी, तो आपको पद वैसे भी नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। अब अभी हम क्या करें, प्रेफरेंसेस भरते समय हम इस क्राइटेरिया को नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं, तो आपके लिए सबसे सरल आंसर है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं। क्लियर, अगर आप 17 नंबर की मेरिट क्वालिफाई करेंगे तो सीपीटी वाला पद मिलेगा, नहीं करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा, सिंपल, ठीक है। मतलब सरल भाषा में, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बट अभी आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो मैंने सीपीटी को हमें वहीं रखना जहां हम रखना चाहते थे, हमें वहीं रखना, सब कुछ वहीं रखना जहां हम उसको रखना चाहते थे, ठीक। जिन चीजों के लिए अभी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में है, अभी आयोग ने मेरिट तो डिक्लेयर नहीं की कि कंप्यूटर की 17 नंबर है, तुम्हारे 17 हो तो ही भरना, उसने कहा आई विल सेट हायर स्टैंडर्ड्स, हम हायर स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसके लिए। तो क्या स्टैंडर्ड होगा वो कुछ पता नहीं है, जब कुछ पता नहीं है तो पॉसिबिलिटी के केस को हमसे मतलब नहीं होता है, सरल भाषा में पॉसिबिलिटी का हमसे कोई मतलब नहीं। अगर हम एलिजिबल होंगे तो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिल पाएगा तो नीचे वाला मिलेगा, ठीक, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप अपनी प्रेफरेंसेस वैसे बनाएं। फिजिकल स्टैंडर्ड वाले केस में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो जरूर ध्यान दें कि किसी का कलर ब्लाइंडनेस, सीबी वगैरह अगर ऐसा कुछ है तो उन पदों को बिल्कुल ना भरें, ये इंपॉर्टेंट इशू है। कलर ब्लाइंडनेस एक बड़ा मसला है, बाकी सब तो ठीक मैनेज हो जाएगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस मैनेज नहीं होगा क्योंकि वो नहीं मैनेज होगा, ठीक। और वो एक और बात बता दें जानकारी के लिए, अगर आप बाई चांस उसको स्किप भी कर गए कि वहां हुआ मेजर और आपने कुछ भी कर करा के निपट लिया, किसी भी तरह से आप रट के चले गए या आपने किसी और तरीके से मैनेज कर लिया, भारत की प्राइम व्यवस्था के किसी भी तरह मैनेज कर लिया, तो आपको जीवन भर तनाव रहेगा, ठीक, क्योंकि कोई भी चीज कब तक राज रहेगी, उसकी एक सीमा है, कभी लीक हुई आपको हमेशा डर है। आप तो कहते जीवन के अंत तक नहीं पता चले किसी को, लेकिन फिर भी वो डर रहेगा कि ये मुझे किसी को नहीं बताना है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक, हर डिपार्टमेंट में होता है, मैं जब जिन विभागों में रहा समय समय पर उन सब में हुआ, कुछ कुछ समय पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए डॉक्टर्स आते हैं, ठीक, और डिपार्टमेंट के लिए एक फ्री चेकअप लगाता है, कैंप लगता है, आपने भी सुना होगा, अपने पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्री चेकअप लगता है, वो चेकिंग में पकड़े गए आप तब, तो किसी सीमा तक ही रुक पाएंगे आप, बच जाए जीवन भर तो अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है।
इसलिए कलर बांटने से एक ऐसा केस होगा जिसको आप, अगर किसी का भी हो, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनमें से, या जो भी यहाँ बैठे हैं उनमें से किसी को भी कलर बांटने से अगर इशू हो तो उस पद को बिल्कुल ना भरें जिस पद में वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो मैंने मार्क किया, प्रॉपर मार्क किया, कलर बाइंड नॉट अलाउड, प्रॉपर मार्क किया। आप कंफर्म कर लें नोटिस से, लेकिन मैंने जहां तक उसकी प्रूफ रीडिंग करा पाई वहां तक उसको सही से मार्क किया है। ठीक, हर चीज एक बार भरने से, फाइनली करने से पहले 2 मिनट रफ में वर्क कर लीजिएगा कि कहीं हमसे अगर मिस प्रिंटिंग होगी और आप परेशान हुए तो इसका कोई सेंस नहीं होगा। मैं जानबूझ के नहीं करूंगा, लेकिन हमने कुछ लिख के दिया, वो टाइप हुआ, हमारी नजर से छूट गया, तो अंत में मैं ह्यूमन एरर ही कह पाऊंगा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पेपर पे बना के देख जरूर लें कि ये मैं प्रेफरेंसेस भरने जा रहा हूँ, इन पदों में कलर बांटने सर लिखा, क्या वास्तव में नोटिस में यही है, तो आपको दिख जाएगा। वैसे वो नोटिस का पेज नंबर 73 और पेज नंबर आई थिंक 26 पे देखेंगे तो उन पे लिखा हुआ, जो मैंने क्रॉप लगाया है वो 26 नंबर पेज पे है, 26 या 29 पे है, उस बीच लिखा हुआ है कि इन पदों पे, और उसका पूरा जो है 73 से लेकर और लगभग 69 से शायद, और 4-5 पेज में लगातार सब लिखा हुआ है पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाला। ठीक, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, देखिए अभी हमने 2 मिनट पहले कहा कि मार्क्स का आपकी प्रेफरेंसेस से मतलब सिर्फ तब है जब आपको पोस्टिंग इशू है, आपको डिसाइडेड है कि मुझे, मेरे नंबर इतने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बात करते हैं, सब कुछ क्लियर है तो उस बात को समझते हुए मान लेते हैं मेरे नंबर 300 है, मैं चाहता हूं कि मैं 310 के आसपास, मेरा अपना नॉर्मल अनुमान है, वैसे मैं कभी इस तरह बात नहीं करता हूं, बट आप लोग जो बैठे हुए हैं इनको फाइनली इस चीजों का टच चाहिए। 310 के आसपास ऑडिटर मिलने की उम्मीद है। ठीक, कि जो बच्चे इस रेंज को क्रॉस करेंगे, इसके आसपास होंगे, उनको ऑडिटर मिल जाना चाहिए। ठीक, लेकिन दैट इज ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग। अब आपको चाहिए, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, अब मुझे कुछ कोई पद मिल जाए और मैं यूपी रहना है, इन दैट केस टैक्स असिस्टेंट जैसे पदों को ऊपर रखा जाएगा, 2400 ग्रेड पे उनको ऊपर रखा जाएगा कि मुझे बाहर जाना ही नहीं, मुझे ऑडिटर नहीं बनना। लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया से नंबर आपके इतने कम है कि जिसमें हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें उम्मीद नहीं है कि हम कहाँ पहुंचेंगे, और ये अब जो होगा वो जब रिजल्ट आने पर डिक्लेयर होगा, तो उस केस में आपको कुछ नहीं देखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पद अगर में कोई इशू है तो उनको हटाना है। जैसे एक फीमेल वाला था कि ओनली फॉर मेल बीएसएफ, तो आपको पक्का हटाना है, बीइंग अ मेल फीमेल कैंडिडेट, तो वो हटा देना। अगर क्लर्क ने इशू सुने तो सीधे उठाओ, पूरा भर डालो, खत्म, हमने अपलोड जो किया है। कुछ नहीं सोचना है, नथिंग, आपको कुछ नहीं सोचना है। इंडिविजुअली अगर आपकी बात करें तो आपको कुछ नहीं सोचना है, शुरू से उठाओ, पूरा भर डालो। उसमें ऑलरेडी अच्छे पदों को ऊपर और लोअर पदों को नीचे रखा गया है, ऑलरेडी यही किया गया है। और हाँ, जिन पदों के लिए अलग से चौथा पेपर हुआ था वो दिया हो तभी वो भरिएगा। नहीं समझे? कहने का मतलब वैसे तो होगा ही नहीं, इतनी बड़ी गलती आयोग से होगी नहीं, आपसे गलती से भर जाएगा तो हटाई देगा, वैसे वो ऑप्शन ही ना आ रहा हो, वो जब आप खोलेंगे आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मान लो आयोग ने तो लिखा ना कि इन एनी केस अगर आपसे गलती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स, हर 10-10 बार अंडरलाइन कर करके लिखा, हाईलाइट कर करके। तो अगर आपने चौथा वाला पेपर किसी जब दिया हो तो उन्हीं पदों, मतलब फॉर्म में ऑल पोस्ट तो भरनी सभी ने दिया होगा, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी जूनियर स्टेटिकल डबल एओ, इनके अगर चौथा वाला पेपर जो फाइनेंस वाला हुआ था, समझ रहे हैं मेरी बात, तो ही भरिएगा, नहीं तो उनको क्यों भरना है, कोई सेंस ही नहीं उनका। ठीक, सेंसलेस है, मतलब अगर वैसे तो कंप्यूटर शॉर्टलिस्ट कर देगा अगर आपसे गलती हो भी जाएगी, लेकिन नहीं किया तो दिक्कत आएगी। हाँ, अरे मैं तो चाहता हूँ बाबा से 250 नंबर पे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिले, दिक्कत क्या है? ठीक, जिसके मार्क्स ज्यादा जब वो छोड़ेगा तब मिलेगा ना, तो सिंपल बात समझ रहे हैं ना। कम नंबर वाला हमेशा कहेगा कि देखो हमको ए दे दो, ए ना मिले तो बी दे दो, बी ना दे दे तो सी दे दो, डी दे दो, ई दे दो, एफ दे दो। कम नंबर वाला तो वही है ना। मेहनत करिए, अभी जो डिस्कशन है इसमें कहीं किसी को हताश करने वाला कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन कहीं पे भी आप खड़े हो तो आपका ये, जब हम इस बात पे हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाए, तो ऑलरेडी प्रेफरेंसेस को ग्रेटर टू स्मॉलर ही अरेंज किया गया है। तो जब ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज किया गया तो उसमें फिर बात ही खत्म हो गई। अगर हमको ऊपर वाला मिलना होगा ऊपर वाला मिल जाएगा। जिनको लोकेशन का इशू नहीं है वो प्रेफरेंसेस को उठाएं और सीधा बढ़ दें, मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। अगर लोकेशन का इशू तो उस केस में बहुत सारी शॉर्ट लिस्टिंग है, आपको नंबर ज्यादा होंगे, आपको पद छोटा ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो फिर लोकेशन का इशू आएगा। और वैसे भी लोकेशन मतलब मुझे लगता है कि सबसे, अगर किसी की पहली जॉब हो तो जॉब मस्ट बी पीरियोरिटी, वो पीरियोरिटी है, बाकी सब मैनेज हो जाता है।
उसके बाद आपको जब अच्छा पद मिलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल आप इस ऐसे पद में जिसमें आपको पहली बार में असंतोष ज़्यादा हुआ है ना। अब देखो भारत में बहुत ही कम जगह ऐसी बची जहाँ सर्वाइव करना कठिन है, ठीक, सब मैनेज कर लेते हैं, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और अगर बहुत इशू है तो उस केस में फिर अगली बार या इस बार नंबर आपके बहुत ज़्यादा हो तो ये वाला क्राइटेरिया आपके लिए एलिजिबल है भाई, अपना सेट करिए भाई। 350 नंबर है, हमें यूपी रहना, टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर उठा ऊपर रख दोगे, है कि नहीं, अब रहेंगे आराम से यूपी। इनकम नहीं बनना हमको एक्साइज इंस्पेक्टर, तो वो बात अलग ही, बात ही अलग है। बट ये केस थोड़े कम ही सोचा जाता है आजकल, थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई, ज़्यादा विचार है। पहले कभी सब होता ही नहीं था, हम लोग ऐसे मार्क करते थे। लेकिन हाँ अच्छा है, अपना सोचिए, अच्छी बात है। नहीं बाहर सर्वाइव करने जाना ही नहीं हमको, यूपी से बाहर अगर हम जाएंगे तो एमपी तक जा सकते हैं, तो उस केस में आपके लिए सारे क्राइटेरिया सब पे डिस्कशन है। और बताइए कोई कुछ भी इशू हो। सबसे बड़ा इशू था प्रेफरेंसेस को बनाना, वो हमने बना ही दिया है, तो उस पर तो बात होनी नहीं। हाँ हाँ, किसी में पूछता है किसी नहीं पूछता है। जैसे सीजीडीए में नहीं पूछेंगे पिछली बार, किसी में पूछ, जैसे ऑडिटर वाला केस जो सीजीडीए उसमें नहीं पूछता है, वो कहता हम भेजेंगे हमारा अपना मन। लेकिन बाकी सब में किसी में पूछता है किसी नहीं पूछता है। टैक्स असिस्टेंट आपको किसी ऐसे विभाग में मिला तो पूछ लेगा, किसी इस विभाग में सीजीडी मतलब किसी ऐसे विभाग में मिला जिसमें नहीं पूछता, नहीं पूछेगा। कोई भी इंडिविजुअल पद वो डिपार्टमेंट की अपनी मतलब ऑर्डर है, वो परंपरागत तरीका है। जैसे उसने डिसाइड कर लिया कि हम पूछेंगे, तो फिर पिछली बार पूछी गई थी, इस बार वालों से भी पूछना है। आयोग में भी लोग बैठे होंगे ना, मशीन तो है नहीं। उसने सोचा कि पिछली बार पूछा गया था, हम इस बार भी पूछेंगे, पूछना ही पड़ेगा भाई, पिछली बार पूछा गया था, तो प्रेफरेंसेस पूछने लगता है। स्टेट पूछेगा, स्टेट जाके जब आप ज्वाइन करने जाएंगे वहां फिर पूछेगा कि स्टेट रेंज है, अब बताओ कहाँ जाना है, सब जगह पूछा जाएगा। जैसे मैं एक्साइज में था तो वहाँ पहले से यहाँ से पूछा गया, फिर बॉम्बे मिला, फिर बॉम्बे में पूछा गया अब कहाँ जाना है, बॉम्बे में रहना है, नासिक जाना है, पुणे जाना है, वो जो भी उनका कमिश्नरेट रहेगा वहाँ जाना है। जैसे लखनऊ कमिश्नरेट मान लो यूपी मिला, मान लो लखनऊ कमिश्नरेट आए, तो लखनऊ कमिश्नरेट में अब शायद अलग अलग भी हुआ है, लेकिन आई थिंक मुझे जहाँ तक पुराना है, तो अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल ही मानते हैं कि लखनऊ कमिश्नरेट कानपुर जो है वो एक साथ मैनेज होती है, उसमें कन्नौज तक आता है। अब बाद में कानपुर कमिश्नरेट को उठा के लखनऊ से मर्ज कर दिया, उसको अलग कर दिया गया, ऐसा कुछ कुछ चेंज हुआ, ठीक है। तो मान लो आपकी पोस्टिंग लखनऊ है, तो आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, कानपुर जाना है कि कन्नौज जाना है। हो सकता है आपने पोस्टिंग अपनी कानपुर कराया भी ली, तो गारंटी नहीं कि आप कानपुर बने रहेंगे, आपको कन्नौज भी भेज सकता है, ठीक है। इसलिए उस वाले ऑर्डर पे जगह जगह परिवर्तन समय से होते रहते हैं। सिर्फ जोन का डिस्कशन हो सकता है यहाँ पे, स्टेट डिपार्टमेंट भी का इंडिविजुअल कंसर्न है, वो मेरिट से इशू नहीं है, ठीक। पूछते हैं, ये सच है, पहली बार बच्चों से पूछ लेते हैं, गर्ल्स को थोड़ा वरीयता भी देते हैं कि उनकी मनचाही पोस्टिंग उनको मिल जाए, ये सब होता है। लेकिन ये सब डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल कंसर्न है। नॉर्मली जिन विभागों में पूछा जाता रहा उनकी परंपरा ये पूछने की, जैसे एक्साइज का है, इनकम टैक्स का है ना, इन विभागों में पूछा जाता रहा, ठीक। और किसी किसी में नहीं पूछते, जैसे सीजीडी ऑडिटर का स्वप्निल का लास्ट ईयर तो नहीं पूछा, उससे जहाँ भेज दिया चले जाओ और ज्वाइन करो जाके, ठीक। और बताइए, देखो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन हुआ और क्लास के बाद आप फिर वही बात, मैं यहाँ बोल रहा हूँ फिर मैं वहाँ बोल रहा हूँ, तो समय बचाने के लिए सारे काम किए गए, और आपको समय नहीं दूंगा तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, लो समय नहीं दी, नहीं ये कहाँ हुआ है, ये ऐसा कहाँ है। हाँ, डीएसटी कॉमन तो सबके लिए था, तो कॉमन टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर था ना। इसके लिए मैं एक बार आप मिली क्या ऑफिस नोटिस एक बार देख के बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, है ना, तो वो दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर नोटिस देखनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि अगर हमसे मिस हुआ होगा तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। और बताइए, ठीक है, आई थिंक लगभग लगभग होगा, तो आप प्रेफरेंसेस उठाइए, मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए भर दीजिए। आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम या ज़्यादा है, आपको होम पोस्टिंग पे ध्यान रखना है, तो आप उस हिसाब से उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। पहली जॉब में शायद इस तरह के कंसर्न थोड़े कम लिए जाने चाहिए, ठीक है। इससे बेटर अगली बार के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए, अगर पोस्टिंग को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न है तो।
ठीक, मुझे लगता है पद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहली बार। यही बात, यही प्रश्न अंकित का भी था लास्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर चंडीगढ़ है, तो प्रेफरेंसेस भरते समय यही पूछा था क्या है, अगर कहीं ये ज़्यादा तनाव लिया होता तो टैक्स असिस्टेंट बने होते हैं, लखनऊ पड़े होते, इससे अच्छा चंडीगढ़ एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं है। तब सोच के देखो एक बार, ठीक है सब कुछ सारी बातें सही है ना, आप सोच भी लीजिए, अपना इंडिविजुअल कंसर्न भी है भाई, नहीं रह सकते बाहर तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोच के बताइए कि आपके घर में पोस्टिंग किसी पद पे नहीं मिलेगी, कानपुर तो श्योर किसी का है ही नहीं ना, कानपुर किसी का पद का श्योर हो, किसी नंबर ले आओ कानपुर पक्का देंगे, तो ऐसा ऐसा कोई पद ही नहीं पूरे पूरे नोटिस में जिसमें कानपुर श्योर हो, ठीक है। तो जब कानपुर श्योर नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो रहना बाहर ही पड़ेगा, तो वो इससे अब मैं मान लो फॉर एग्जांपल किसी पद पे आप पढ़े हो, लखनऊ पढ़े हो या आए पढ़े हो, इससे अच्छा एक अच्छे पद पे कहीं और हो, ये हमेशा के लिए एक सोच होती मेरी अपनी, मतलब इंडिविजुअल है मेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे पद पे हो तो कहीं भी अच्छा होता है, और आप अगर आप सामान्य पद पर हैं, किसी ऐसे पद पर है जिसमें रेस्पेक्ट थोड़ी कम है, और डिपार्टमेंट में भी भाई चलता तो वही है ना सिस्टम, जो अच्छे पद पे होगा वो सर होगा, फिर उसके नीचे वो डियर सर होगा, तो सब चलता रहेगा ना, तो वो तो डिपार्टमेंट का क्रोनोलॉजी तो वैसे ही चलेगी, तो वहां पे आप मतलब किसी पद पे चले जाओगे और लोकल में रहोगे तो क्या ही मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ थोड़ी ना कि आपको उससे हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर और बेहतर करना हो तो आदमी को ऐसे भी आइसोलेट होना पड़ता है, माइंड वॉश नहीं कर रहा हूँ, सोच के दे करना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ये नहीं सीधे से मान लेना, सोच लेना, हमेशा आदमी को स्पेस तो चाहिए होता है ना कुछ अच्छा करने के लिए, तभी तो ऋषि मुनि तपस्या तपस्या करने जाया करते थे जगह जगह, घर में नहीं रह लेते, तो कुछ चमकना है तो बहुत दूर जाके चमकता है आदमी, फिर आता है वापस तो रोशनी लेके, तो इसलिए बहुत ज्यादा भड़बड़ने वाली है, ठीक है। कानपुर घर में पोस्टिंग किसी की नहीं मिलेगी, ये तो लिख के ले लो हमसे, ठीक, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, अच्छा एक पद मिल जाएगा, एक संतुष्टि बढ़ेगी, जो जो भी आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट अच्छा पद मिले, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उस हिसाब से अगर आप प्रेफरेंसेस भरें तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो एट द एंड मेडिकल पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आप प्रेफरेंसेस सीधे भर सकते हैं, कोई और इश्यू बचा हो तो 2 मिनट अभी मैं यहाँ हूँ, आके बात कर लीजिए, ठीक, ओके।